Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो बच्चों आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि आज हम अपने लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे बच्चों, पहला रहेगा हमारा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, उसका अर्थ जानेंगे हम। उसकी डेफिनेशन के बारे में भी हम देखेंगे कि जो विभिन्न विद्वानों ने उसकी डेफिनेशन दी है। उसके प्रोसेस को हम जानेंगे कि भर्ती हम किस किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने पड़ते हैं, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इसकी सोर्सेज क्या है, कि हम आंतरिक सोर्सों से कंपनी के अंदर से ही लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, उनको आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या बाहर से हम उनकी भर्ती करेंगे तो क्या सिस्टम रहेगा, उसके क्या सोर्सेज रहेंगे, हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाता है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टाफिंग का था, हमने स्टाफिंग का पढ़ा था। स्टाफिंग में क्या था, वो मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन था, ठीक है। अब उस थर्ड फंक्शन में हमने क्या चीज़ देखी थी कि इसमें जितनी भी हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों की आवश्यकता है, कर्मचारियों की आवश्यकता है, हम उसका अनुमान लगाते हैं और उसको पूरा करते हैं, है ना। मतलब पोस्ट हमने क्रिएट करना और उसे उन पोस्टों को फिल करना और उन्हें फिल रहने देना, ये चीज़ें हमारी क्या थी, स्टाफिंग। उसी में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग का जब हमने किया था तो उसमें हमने किया था कि जब हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितनी मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद सेकंड जो हमारा आ जाता था इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट बच्चों यहाँ से हम एक समझेंगे इसको क्या है। ये दिया गया है कि रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ कौन से हैं, जिन वर्कर्स को हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई वर्कर तो आएगा, तो मतलब जो हमारी भावी कर्मचारी हो सकते हैं। जैसे बच्चों आपको हम कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो देश की भावी नींव है, तुमसे ही नींव बननी है। तो इसी तरीके से, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप देश के लिए भी काम करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे भावी कर्मचारी हैं, उन भावी कर्मचारियों को ढूंढने की एक प्रक्रिया है, उनको खोजना है हमें, लेकिन उसके साथ साथ स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें उनको स्टिमुलेट भी करना है, किस लिए, कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी करें। हम तो उन्हें रखना चाहते हैं, लेकिन कब, जब वो हमारी फर्म में आना चाहेंगे तभी रख सकते हैं ना हम उनको। तो इसलिए हमें उन्हें क्या करना है, स्टिमुलेट भी करना है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया कि मतलब भावी कर्मचारियों का अनुमान हमने लगा लिया। अब हमें उन्हें खोजना है और उन्हें खोजने के साथ साथ हमें उन्हें प्रेरित भी करना है कि वो हमारी फर्म में आने के लिए अप्लाई करें। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम बच्चों करते हैं। अब फिलिपो हैं, फिलिपो ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। देखिए फिलिपो ने क्या कहा है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। फिलिपो ने भी यही कहा जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि रिक्रूटमेंट हमारी क्या है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है लोगों को, भावी लोगों को खोजने की, जो भावी कर्मचारी हैं उनको खोजने की, उन्हें स्टिमुलेट करने की कि वो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है ना, कि हमने भावी कर्मचारियों को खोजना है और उन्हें स्टिमुलेट करना है, किस चीज़ के लिए, कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में काम करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। इसी दिशा में एक और भी है, मैकफरलैंड है। मैकफरलैंड ने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी 2 वर्ड में सब कुछ कह दिया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ टू द कंपनी। उन्होंने ये कहा कि हम इसको एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं कि जो भावी कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। कैसे खींचेगी वो अपनी ओर,
अगर आप उन्हें अच्छा पैकेज देंगे, आप अच्छी रेमुनरेशन देंगे, उन्हें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, है ना, जहाँ पे हमारे को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, हमारे को पैसे भी हमारे मन के मर्जी के मिलते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमें जितना हम डिज़र्व करते हैं उतने पैसे भी अगर हमें मिल रहे हैं तो हम उस जगह जाना चाहेंगे ना। तो वो सब हमारा एक किस्म से हम क्या कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट है। कि मैकफार्लैंड भी यही कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंपनी के भावी कर्मचारियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है कि कर्मचारी उसी कंपनी में ही आए। ठीक है, तो चलिए अब आपको मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट का मतलब पता चल गया होगा। और जब अगर हमें मतलब पता चल जाता है तो हमारे लिए उसको प्रोसेस को करना तो और भी आसान हो जाता है। तो चलिए हम इसका प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या है, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज़। बच्चों, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी चीज़ का प्रोसेस आप करते हैं तो वो हमेशा स्टेप वाइज होना चाहिए। एक स्टेप कर लोगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप उल्टा पुल्टा उनको नहीं करना, क्योंकि कभी भी स्टेयर्स आप ऊंची नीची नहीं चढ़ सकते। आप फर्स्ट के बाद सेकंड चढ़ते हैं और सेकंड के बाद थर्ड चढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का पहला है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज़। अब रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। अभी हमने कहा कि सबसे पहले आप ये एस्टिमेट करेंगे कि आपको कितने एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए, है ना। अब आपने वो भावी कर्मचारी को तो पता है, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस डिपार्टमेंट के लिए। कि मान लीजिए परचेज़ डिपार्टमेंट है तो परचेज़ डिपार्टमेंट के लिए कितने वर्कर्स चाहिए। सब डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी लिस्ट दे दी। अब तो आप एक डिटेल में सारी की सारी उसकी वो बनाओगे। ठीक है, फिर सेकंड आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है हमारे सोर्सेज क्या हैं। क्योंकि देखो, जो पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर होगा हमारा जो कर्मचारियों को लगाएगा। अब उसके पास सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी डिमांड भेज दी, वो अपना सारी डिमांड की एक डिटेल बना लेगा कि कितने लोगों की चाहिए। अब वो ये भी देखेगा कि भाई इस डिपार्टमेंट को इतने इतने लोग चाहिए, अब मैं किसको कहाँ से कितने दूँ, उनको व्यवसाय के अंदर से ही दे दूँ या मुझे बाहर किसी सोर्स से उनको लाना पड़ेगा, मतलब कहाँ से मैं इनको बेटर काम इनका चला सकता हूँ। तो वो सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा। अभी हम सोर्सेज को जब डिटेल में पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं। एक कंपनी जो है वो अपनी फर्म में से ही पूरा कर लेती है, और दूसरा क्या हो सकता है कि कंपनी बाहर के सोर्सेज से, कि बाहर जो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं वहाँ से लोगों को अपॉइंट करती है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे कितनी पोस्टों के लिए बाहर से लेना है और कितने के लिए हमें अंदर से लेना है। फिर जब वो ये सारा काम कर लेता है तो फिर थर्ड काम वो करेगा इनविटेशन देना। अब वो इनवाइट कैसे करेगा बच्चों, अब वो इनवाइट करेगा एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट बना के। जब हमारे पास एक एडवर्टीज़मेंट आती है पेपर में कि भाई इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, इतने लोग रखे जाएंगे, उनको ये सैलरी दी जाएगी, ये काम करना होगा, इतने वर्किंग आवर्स होंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसमें होता है, सब कुछ होता है उसमें। तो वो एक इनविटेशन होता है, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो उसमें अप्लाई कर देते हैं। उसमें ये भी लिख दिया जाता है कि इस डेट तक आपको अप्लाई करना है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि कंपनी ने मांगा, अब जो लोग हैं उसको एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे, वो अपने आप जो इनविटेशन है, मतलब वो एक किस्म से इनविटेशन हो गया ना कि कंपनी ने बताया कि हम चाहते हैं, तो अब लोग उस पर आ रहे हैं। फिर लास्ट में वो क्या करेगा, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स। अब वो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनमें से उन लोगों को छांटेगा जो हमारे लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो कि अब हमने किसी चीज़ के लिए मांगा कि ग्रेजुएशन बंदा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन मीन्स कि BA BCom BSc कुछ करा हुआ होना चाहिए, कंपनी ये मांग रही है। लेकिन अब जो क्या था कि जो +2 बच्चा था उसने भी अप्लाई कर दिया, 10th वाले ने भी अप्लाई कर दिया, MA वाले ने भी अप्लाई कर दिया। तो अब कंपनी को जब अगर BA चाहिए तो क्या वो 10th और +2 वाले लेगी? नहीं। तो वो क्या करेगी, 10th और +2 की जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अलग निकाल देंगे। ठीक है, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स कौन से हैं कि हम ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो हमारे लिए BA जो है वो डिज़र्विंग है, तो BA हो गया, MA हो गया, हम उनको रखेंगे, बाकी को हम
निकाल देंगे तो वो जितने भी हमारे डिज़र्विंग हैं जिनको हम रख सकते हैं, मतलब उनको भी हम चेकआउट करेंगे, तो इतने कैंडिडेट्स को आप क्या करोगे, एक लिस्ट अलग से बना लोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में हमारा चल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने, एक तो एम्प्लॉयज़ की मांग का जो भी अनुमान लगाया उसमें सभी डिपार्टमेंट ने अपनी डिमांड्स भेज दी। फिर पर्सनल मैनेजर ने क्या किया, सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग उसने जो था इनवाइट किया लोगों को कि हमारी कंपनी में आइए। और लास्ट में उसने क्या किया, डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स की एक लिस्ट बना ली। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के सोर्स क्या क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है इसका और पता भी होना चाहिए। तो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला क्या है हमारा इंटरनल सोर्सेज और दूसरा क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जैसा मैंने अभी आपको बताया था क्या था, इंटरनल सोर्सेज मींस कंपनी अपने अंदर से ही जो ऑलरेडी वर्कर्स उसके पास काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों में से वो अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उनको वो फिल कर लेती है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है कि वो अपनी कंपनी के अंदर से नहीं लेती, कंपनी के बाहर से लेती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी एजेंसी के थ्रू ले, चाहे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जैसे भी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अभी हम इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे जरिए हैं जिनके से हम बाहर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इनको वन बाय वन जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज की, इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, तो चलिए इंटरनल सोर्सेज अब हमारे क्या हैं ये आपको पता चल गया है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता इसमें कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं इंटरनल सोर्सेज। 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 3 तरीके हमारे कौन से हैं, पहला है ट्रांसफ़र, देखिए पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है प्रमोशन, तीसरा है हमारा ले ऑफ। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जैसे देखिए कि कोई आदमी है परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब आप उसे क्या कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह उसको भेज देना वो हमारा क्या है, ट्रांसफ़र हो गया। इंटरनल सोर्स ही हो गया ना कि कंपनी के एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, एक जगह से हमने उसको दूसरी जगह भेज दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी क्या चीज़ आ गई है हमारी, प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, पहले कोई इंसान लोअर पोजीशन पे था, अब आप उसकी सैलरी बढ़ा देते हो, उसकी पोजीशन बढ़ा देते हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, उसको उसका बॉस। जो पहले किसी के अंडर काम कर रहा था अब वो उसका क्या हो जाएगा, बॉस बन जाएगा ना उसका बॉस। कि मान लो कि अब क्या था कि जब आप पहले किसी के साथ काम कर रहे थे, अब आपको धीरे धीरे वो काम पता चल गया। पहले कोई एक सिंपल एम्प्लॉय था, वो असिस्टेंट मैनेजर के साथ था, धीरे धीरे प्रमोट करके उसको क्या कर दिया गया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। अब वो मैनेजर को असिस्ट कर रहा है, फिर उसकी प्रमोशन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कंपनी में ही हो गया, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, इंटरनल सोर्स है। ठीक है, और फिर हमारा जो थर्ड आता है दैट इज़ ले ऑफ। ले ऑफ अब हमारा क्या हो जाता है कि कंपनी से अलग कर देना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वर्कर्स ज़्यादा हो जाते हैं, काम कम होता है, तो कंपनी सारे लोगों की तो सैलरीज नहीं दे सकती ना, कंपनी को कुछ लोगों को काम से अलग करना पड़ता है। वो कह देती है भी अब हमारे पास काम नहीं है, फ़िलहाल आप लोग जाइए, हमें जैसे ही ज़रूरत होगी तो हम आपको ही कॉल करेंगे। ठीक है, और कंपनी वाकई में प्रेफरेंस देती भी है। जैसे कोविड चल रहा है, लोगों ने अपने अपने जो भी उनके पास एम्प्लॉइज़ थे कम कर दिए, और कम करने के बाद अगर अब उन्हें ज़रूरत हुई कि लॉकडाउन हो गया, लोगों ने भेज दिया, अब काम चल रहे हैं वापस, तो लोगों उनको वापस से फिर से बुला रहे हैं। तो ये क्या थी, एक ले ऑफ था कि जब उनके पास काम नहीं था तो उन्होंने उन्हें काम से अलग कर दिया, हटा दिया था, लेकिन जब उनके पास काम आ गया तो हमने फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या दी, जो ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ था हमने वापस से उसी को बुला लिया। तो बच्चों ये क्या था, ये भी हमारा क्या था, कंपनी में से ही है क्योंकि वो हमारे पास पहले काम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों एडवांटेजेस।
इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला आता है इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को ये कैसे इंक्रीज़ करते हैं, मोटिवेशन इससे कैसे इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए, जब आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा था, उसको ये पता है कि मुझे यहाँ पे प्रमोशन दे दी जाएगी, मैं काम अच्छा करूँगा तो मुझे अपना हायर पोजीशन पे पहुँचाया जाएगा, मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, मेरी पोजीशन भी बढ़ेगी, तो वो काम करने के लिए क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा। वो सोचेगा भी मैं जितना अच्छा काम करूँगा मुझे तो उतना ही अच्छा पैसा मिलने वाला है, तो काम को दिल लगा के करेगा। ठीक है, तो इसलिए पहला हो गया हमारा इंक्रीज़ इन मोटिवेशन। लेकिन जो दूसरा है, अब जैसे जैसे वो काम करेगा, क्योंकि काम में उसका मन लग रहा है, उसने प्रमोशन लेनी है तो काम अच्छे से वो कर रहा है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा, मैनेजमेंट के साथ भी इशू नहीं होगा उसका, क्योंकि जब वो अच्छा काम करेगा तो देखो मैनेजमेंट भी उसे क्यों कहेगी, कोई उसका बॉस भी उसको कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे बिज़नेस में क्या होगा, एक औद्योगिक शांति बनी रहेगी, सब अपना स्मूथली काम चलाएंगे। जब सब स्मूथली काम चलाएंगे तो काम भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। थर्ड फिर क्या आ जाएगा, इजी सिलेक्शन। अब यहाँ पे चुनाव भी आसान है भाई, जितने लोग हैं हमारे पास 10, 15, 20, 25, तो ये हमारी कंपनी के ही है ना, हमने तो ऑलरेडी उनका काम देख रखा है, हमें पता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं या कैसा नहीं कर रहे हैं। तो हमने जब उनका वो काम देख रखा है तो हमारे को उनमें से सिलेक्ट करना भी क्या है, इजी है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। अब हमें उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देने की भी, काम से पता लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के एनवायरनमेंट को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, काम किस तरीके से किया जाता है, मैनेजमेंट क्या डिमांड करती है, वर्कर्स कैसे हैं, सब उनको ईच एंड एवरीथिंग दे नो। तो इसलिए वहाँ पे हमें इंडक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसका एक फ़ायदा और क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज़। कई बार क्या होता है कि कंपनी के एक डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा हो गए और दूसरे विभाग में कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी में से ही लोगों को निकाला, परचेज डिपार्टमेंट से निकाल कर सेल्स में, सेल्स है तो मान लो फाइनेंस में चाहिए था तो फाइनेंस में भेज दिया, तो वहीं की वहीं जो हमारे एम्प्लॉइज़ फालतू थे उनको हमने एडजस्ट कर दिया। एंड द लास्ट बेनिफिट इज इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स अब क्या आ जाता है कि ये हमारे लिए खर्चीला नहीं है, बहुत एक सही बढ़ता है। देखो, जब आप अगर बाहर से लेते हो, आपको एडवर्टीज़मेंट देना पड़ेगा, इंटरव्यू बुलाने पड़ेंगे, तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा, खर्चे भी लगेंगे, कॉस्टली एक प्रोसीजर हो जाता है बाहर से वाला। लेकिन बाहर का तो यहाँ पे है ही नहीं, हमें कोई एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारे को उनकी परफॉर्मेंस पता है कि वो कैसा काम करते हैं, कौन अच्छा है कौन कैसा है, तो हमें सब कुछ पता है उनके बारे में, है ना। तो हम बड़ी आसानी से उनमें से लोग चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट है वो हमारा एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक सोर्स भी है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर चीज़ के अगर पॉजिटिव पॉइंट हैं तो उसके नेगेटिव भी होते हैं। तो अब यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट क्या आ जाएंगे बच्चों, हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। ठीक है, अब ये आ गई इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी, स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। अब यहाँ पे एक नुकसान हमें क्या हो जाता है कि अगर हम कंपनी में लेते हैं लोग, तो पुराने चले आ रहे हैं, वो बड़े हो गए, अब नए लोग, उनकी नई सोच है ना, फ़र्क। अब आप लोग हैं, आप लोग सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे जैसा नहीं सोचते, आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ आते हैं, पेरेंट्स के में कुछ और आते हैं, घर में जो बड़े हैं, दादा दादी हैं, उनके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ आते हैं, है ना। और हम एक किस्म से ये भी देखते हैं कि जो यंग जनरेशन होती है आजकल, उनके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। अगर आपका दिमाग अच्छा चल रहा है तो आप बहुत अच्छे आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं जो शायद बड़ों के भी दिमाग में ना आए। तो ऐसा ही कंपनीज़ में भी होता है, जो लोग हैं अब वो पुराने हो गए हैं तो उनके वही पुराने थॉट्स चलते हैं, पुराने तरीके चलते हैं। लेकिन जब काम की नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए थॉट्स आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। तो अगर लेकिन हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे यंग ब्लड की जो एंट्री है ना वो बिल्कुल बंद हो जाती है।
अब यंग ब्लड आ नहीं रहा, अब पुराने ही एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन्हें पता है भी प्रमोशन हो जानी है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक मीन्स आलसी हो जाता है, सुस्त से हो जाते हैं वो, कि भाई ठीक है चल रहा है, हमें प्रमोशन तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, कंपनी ने हमें रख ही रखा है, तो फिर वो क्या हो गए, लेथार्जिक हो गए। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। अब अगर हम ये देखें कि इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या एक नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल होगा, नहीं, उसे तो सारा बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक हो गया ना, कि नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। अच्छा, जब देखो लोग बाहर से आ नहीं रहे, लोग सुस्त भी हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल नहीं रहा, जैसे लोग हैं उनको पता है कि हमारे आसपास वाले कैसे हैं, तो कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी। कंपटीशन कब आता है, जब हमारे से ज़्यादा कुछ अच्छा करने वाला हो। आप क्लास में 80% मार्क्स लेते हैं, ठीक है, अब आप क्लास के मान लीजिए टॉपर हैं, कोई आपसे नहीं आगे है, सब आपसे पीछे पीछे हैं, आपका मन क्या करेगा, यार मैं तो ऊंचा हूँ ही, कोई बात नहीं, 80 की जगह मेरे 70 भी रह गए तो कोई बात नहीं, बाकी क्लास तो 60 पे चल रही है ना। तो उसमें क्या है कि काम नहीं होगा, आप धीरे धीरे डाउन जा रहे हो, आपका ख़त्म हो गया एक क्रेज़। लेकिन अगर आप 80% पे है, बाकी क्लास 60 पे है, कोई आपकी क्लास में 90 वाला बच्चा आ गया, तो आपको क्या लगेगा, आप सोचोगे नहीं भाई, यहाँ तो मेरे 80 पे मैं तो रह गया और वो 90 वाला आ गया, अब मैं तो नहीं, मैं तो क्लास में फर्स्ट थी, तो मुझे उससे ज़्यादा लेने हैं, तो आप और मेहनत करते हो। फिर हो सकता है कि आप 90 की बजाय 95 ले जाओ, है ना। तो ऐसा ही कंपनीज में भी होता है, जब पुराने लोग हैं उन्हें पता है कैसे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वहाँ पे सुस्त हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, तो कंपटीशन भी ख़त्म हो जाता है। और कंपटीशन ख़त्म होने के बाद काम पे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट रहता है। और लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अब क्या होता है कि कई बार ना जो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, 2 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, या 1 महीने में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। क्योंकि अभी पहले एक इंसान आया, उसने काम समझा, मीनवाइल ही आप दूसरे को बदल दिया गया, फिर तीसरा आ गया। अब जैसे आप क्लास में हो, आपके टीचर आए दिन बदलते रहे, आपको काम होगा आपसे, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपने उन्हें समझा, टीचर ने आपको समझा, इतने में तो टीचर ही बदल गया। तो ऐसे ही कंपनी में है, क्योंकि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, चाहे बेशक आप कंपनी में हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो काम में फ़र्क होगा ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो देखा आपने बच्चों कि इंटरनल थे, इंटरनल रिक्रूटमेंट में उसके पॉजिटिव पॉइंट भी थे, उसके नेगेटिव पॉइंट भी थे। ये हमारा कौन सा था, पहला। चलिए अब हम चलेंगे दूसरे की तरफ। दूसरा आता है हमारा बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के बहुत सारे हैं। जैसा मैंने बताया कि कंपनी के बाहर से आपको लेना है, अंदर से किसी को भी नहीं लेना। तो चलिए 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके सामने हैं, कि ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज के ही पार्ट्स हैं, कोई किसी का नहीं है, सब पार्ट, ये सिर्फ सारे किसके पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के ही है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीडिया एडवर्टीज़मेंट की। हम क्या कर सकते हैं, मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। मीडिया क्या है हमारा, टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह, है ना, आती है ना कि पर एडवर्टीज़मेंट, इतने लोगों की ज़रूरत है, हमें ये सैलरी मिलेगी, तो हम वहाँ से दे सकते हैं। फिर इसमें क्या आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कई बार हम क्या कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी ले सकते हैं। हर ज़िले में एक रोज़गार कार्यालय होता है, जितने लोग बेरोज़गार हैं वो वहाँ पे नाम दर्ज कराते हैं। अब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो कंपनी वहाँ से मांग लेती है, जो उनके होते हैं कि कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसा बंदा चाहिए, उनके पास सबके नाम दर्ज है, तो वहाँ से बता देते हैं भाई ये लोग जो हैं वो तुम्हारे लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट हो सकते हैं, और अब आप इनमें से इनको छांट सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज़। ऐसे ही ये करने के लिए कई बार बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज़ भी बनी होती हैं, जो पूरा का पूरा क्या करती हैं, इन्हीं को प्रोवाइड करती हैं, जो भी आपको ये चाहिए ना, लेबर वगैरह, तो वो सारा का सारा प्रोवाइड करती हैं। उनके पास सारा डाटा रहता है और वो उस चीज़ को क्या कर देती हैं, प्रोवाइड कर देती हैं।
एक इसी तरह से जैसे प्लेसमेंट एजेंसी बनी होती है, ऐसे ही होते हैं मैनेजरियल कंसल्टेंट्स। इनकी मैनेजमेंट में होती है, ये मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होती है इनको, ये बातचीत करके पहले ही रखते हैं, इनके लोगों से संपर्क होते हैं कि भाई कौन लोग किस तरीके का काम करना चाहेगा, तो ये उन लोगों से पहले बातचीत करके रखते हैं। जैसे जैसे इनके पास रिक्वायरमेंट आएगी और ये जैसे इनकी उन लोगों से बातचीत हुई भी है तो ये उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब हमारी यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि फैक्ट्री वगैरह की गेट पे ही ना हम लोग लगा देते हैं, भाई यहाँ इतने लोगों की ज़रूरत है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ जाओ, ठीक है, तो वो हो गई डायरेक्ट। लेकिन ये ज़्यादातर किस केस में होती है, जो बिल्कुल लोअर लेवल पे होती है ना, कि लेबर क्लास हो गई, जो वर्कर्स हमें चाहिए, जिनके लिए नॉन मैनेजरियल एक किस्म से आप कह सकते हैं कि उनके लिए हमें कोई वो नहीं चाहिए, हमें उनसे एक काम करवाना है, जैसे मजदूरी वगैरह करवानी है ना, तो ऐसा काम जिसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कि वो काम आराम से कर सकते हैं, है ना, तो वो लोग ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। फिर इसमें आ जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होती है बच्चों, जैसे कि देखो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कई बार आता है, सुना है कि अगर आप अभी तो छोटे हो ना, तो जब अगर आपके कोई बड़े हैं, जैसे कि वहाँ पे कहते हैं कि MBA करोगे तो कैंपस प्लेसमेंट है। कैंपस प्लेसमेंट में कि जो कंपनियाँ हैं वो वहीं पे आ जाती हैं, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, जो कैंडिडेट उन्हें अच्छे लगते हैं वो वहीं से उन्हें हायर कर लेती हैं कि भाई आप हमारी कंपनी में काम करना चाहते हो, हम आपको इतने इतने रुपए देंगे, तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाता है। एक होता है रिकमेंडेशन, कि अगर आपके पास कोई काम अच्छा कर रहा था तो आप उसको रिकमेंड कर देते हो। लेकिन रिकमेंडेशंस में ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे पास कोई एम्प्लॉई है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब किसी और जगह नौकरी निकली हुई है, लेकिन वहाँ पे हमारी जानकारी है, तो हम कह सकते हैं भाई ये बहुत अच्छा है और हमारे में नीचे है, लेकिन तुम्हारे लायक है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो वो क्या हो गई, हमारी रिकमेंडेशंस हो गई। एक होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे क्या हो जाते हैं, ये ठेकेदार नहीं होते हैं, वो होते हैं श्रम ठेकेदार, कि भी लेबर को प्रोवाइड कराते हैं, आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, आप इनसे ठेकेदार से बात कर लो। जब ये बनती है ना सड़कें, पुल वगैरह, ये बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये ठेकेदारी लेकर आते हैं, इनको सब पता होता है कि वे कितने लोग हैं, कैसा कैसा काम करेंगे, तो जितने की 10 की, 20 की, 40 की, 50 की, 100 की, इनको पता है और ये लोग ले आते हैं। तो देखा आपने अब तक कितने सारे हमने कर लिए, लेकिन क्या उनमें से कोई एक भी हमारा इंटरनल सोर्स था? नहीं ना, एक भी इंटरनल सोर्स हमारा नहीं था। इसी तरह से अगला है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग जैसा अभी मैंने बताया कि टीवी पे आपका आ जाता है। मीडिया में क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, न्यूज़पेपर है, पैम्फलेट्स है, कि जो आपको शो कर रहे हैं, टीवी भी है, और टेलीकास्टिंग में आजकल टीवी पे भी चलता है कि इतने लोगों की हमें ज़रूरत है, वो उनको अप्लाई आप कर सकते हैं इस डेट तक। और इन द लास्ट इज़ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, आजकल वेबसाइट्स बन गई हैं कि आपको नौकरी करनी है तो आप उस वेबसाइट पे जाकर ना अपना अप्लाई कर सकते हो। उस पे कंपनियां डाले रखती हैं या कंपनी वाले वहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना हो तो एक है naukri.com, आप वहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। एक jobstreet.com है, वहाँ पे भी आप अपना जॉब के लिए सर्च आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की ये क्या है, सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, बाहर से, कंपनी के अंदर से हमने किसी को नहीं लिया, हमने सबके सब हमने कहाँ से लिए हैं, हमने बाहर से लिए हैं, ठीक है। तो जैसे इंटरनल सोर्सेज का था ना कि उसकी एडवांटेजेस थी, डिसएडवांटेजेस थी, ऐसे ही इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए हम इसके एडवांटेजेस करते हैं। अब पहले नंबर पे पहला आता है क्वालिफाइड पर्सनल। फ़ायदा क्या हो गया हमें इसका, कि हमें बहुत अच्छा क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो मिलेगा, सब योग्य है, जितना हम चाहते थे, जो स्किल्स चाहते हैं, जो नॉलेज चाहते हैं, उस तरीके से, क्योंकि हमने बाकायदा अप्लाई करवाया है, एडवर्टीज़मेंट निकाली है, लोगों की एप्लीकेशंस आएंगी हमारे पास, तो हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं, है ना। अब दो भी हैं तो आजकल बेरोज़गारी इतनी है कि 100, 200, 1000 तो आपके पास आई जाएंगी, तो आप ओवर क्वालिफाइड भी ले सकते हैं, कि जैसे अभी मैंने बताया कि BA मांगा था लेकिन आपको MA वाले लोग भी मिल रहे हैं, तो वो क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा आपके पास क्या रहता है, वाइडर चॉइस, क्योंकि आपको 2 लोग चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 100 फॉर्म हैं
तो 98 लोगों की आपको एक्स्ट्रा चॉइस है। कितनी चॉइस भी बढ़ गई ना, कंपनी में तो जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से आपको लेना पड़ेगा, बाहर से नहीं ले सकते आप। लेकिन बाहर वाले सोर्स में क्या है कि वो आपके पास बहुत सारी चॉइस है। तीसरा आपके पास क्या आ जाता है, फ्रेश टैलेंट। अब वहाँ पे तो उसकी कमी थी। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं जो इंटरनल सोर्सेज के डिसएडवांटेजेस थे ना, लिमिटेशंस, वो एक्सटर्नल की क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। ये उल्टा है उसका एक किस्म से, क्योंकि वो उसके लॉसेस थे, ये इसके फ़ायदे हैं। वहाँ पे हम ये कह रहे थे भी यंग ब्लड की कमी है, लेकिन यहाँ तो यंग ब्लड आ रहा है ना हमारे पास, क्योंकि जब हमने अप्लाई करवाया तो यंग भी आ रहा है, पुराना भी आ रहा है, सभी तरीके के लोग आ रहे हैं, तो हमें अच्छा टैलेंट मिल रहा है। अब जब लोग नए होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो उससे बेनिफिट एक और भी क्या मिलेगा, कंपटीशन की स्पिरिट भी आएगी, प्रतियोगिता की भावना आएगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आपको ध्यान होगा, 80% 90% मार्क्स का, याद आया कुछ? तो ये उसी से रिलेटेड है। तो कंपटीशन की भावना भी आएगी, जब नए लोग आएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी नो डाउट अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ा एक और बेनिफिट यहाँ पे क्या जाता है, लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। कई बार हम कहते हैं ना कि वो भाई भतीजावाद चलता है, कि जो अपने नियर डियर होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पूछते हैं और किसी को नहीं पूछते, लोगों को चापलूसी करनी पड़ती है, ये उसके चापलूस हैं। तो जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे फेवरेटिज्म के चांसेस भी बहुत कम हो गए, क्योंकि बाहर से आना है, अंदर वाला तो आपने लेना नहीं है, तो फिर चापलूसी कहाँ से चलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% परफेक्ट है। रिक्रूटमेंट में भी, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उसमें भी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे सबसे पहली कमी क्या चीज़ है हमारे पास, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब सबसे पहली कमी क्या है कि जो ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ लगा हुआ है ना, वो डिससेटिस्फाई हो गया। उनमें एक किस्म से हम कह सकते हैं कि डर हो गया। वो कह रहे हैं भी हमारे को तो तुम प्रमोशन देते नहीं हो, और तुम बाहर वालों से बुला रहे हो तो तुम हमें भी तो प्रमोशन दे सकते हो। वो लोग असंतुष्ट से हो जाते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, ये एक लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। कहने में तो हमने कह दिया कि हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला, लोगों के फॉर्म्स आए, फिर फॉर्म्स आने के बाद हमने उनमें से अलग कर लिए, जो हमारे एलिजिबल थे वो अलग कर लिए, जो इनएलिजिबल थे उनको हमने साइड पे निकाल दिया, है ना। फिर सिलेक्शन उसकी होगी, अभी तो आपको सिलेक्शन नहीं पता, नेक्स्ट में हम सिलेक्शन के बारे में करेंगे। तो सिलेक्शन होगी तो उसमें भी काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, मीन्स कि बहुत एक लंबा प्रोसीजर है, लेंथी है। अब टाइम तो लेगा ही लेगा, इस काम को करने के लिए लोग लगेंगे, है ना। लोग लगेंगे तो फ्री में तो वो काम नहीं करेंगे, तो पैसा भी लगेगा। तो जितना लंबा प्रोसेस उतना ही कॉस्टली प्रोसेस भी हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि जो आप चूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप सब सही काम करें, गलती तो हर इंसान से हो सकती है। तो यहाँ पे चांसेस क्या रहते हैं, गलत सिलेक्शन के भी चांसेस हमारे हो सकते हैं, कि हमने अगर गलत चॉइस कर ली तो हमारा बना बनाया जो संगठन था वो बिल्कुल हमारा बेकार हो जाएगा, फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारा गलत काम हो जाएगा, सारा का सारा बिजनेस भी हमारा क्या हो सकता है, ठप हो सकता है। क्योंकि एक अगर कहीं से थोड़ा सा ख़राब हो गया, वो कहते हैं ना कि नाव में ज़रा सा छेद हो तो पानी में तैर रही है तो वो डूब जाएगी, क्योंकि वो पानी भरता चला जाएगा। तो वही बात है कि रॉन्ग सिलेक्शन हो गया तो बिज़नेस हमारा ख़त्म हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अब लोगों को ये चीज़ पता है कि भी प्रमोशन तो होगी नहीं हमारी, बाहर से लोगों को लाया जाएगा। अब उनमें डिससेटिस्फेक्शन भी हो गया, वो सोच रहे हैं भी ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे ग्रो करने के चांसेस ही नहीं हैं तो हम इस संस्था में क्यों रुकें। फिर वो उसको छोड़ के चले जाने लगेंगे, है ना। उन्हें जहाँ अच्छा मिलेगा फिर वो कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पे चले जाएं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही जो है ना वो हमारी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सही है, ऐसा नहीं है। इसमें कमियां भी हैं, फ़ायदे भी हैं। ये डिपेंड करता है हर कंपनी पर कि वो किसको चूज़ करती है, किस तरीके से चूज़ करती है। ये सब उसी पे डिपेंड करता है कि जैसी जैसी उसकी ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपना इंटरनल है एक्सटर्नल है
वो कंपनी देखती है कि किन हालातों में उसे क्या चूज़ करना है। तो बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही। दैट्स ऑल।